खमाखानी दोस्तों, स्वागत है आपका श्री श्याम क्लासेस एक और नई वीडियो में। आज हम बोर मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है? हमने 2 मॉडल पहले पढ़ लिए थे, जे.जे. थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का। आज हम पढ़ेंगे बोर का मॉडल। मैं सोच रहा हूँ पहले आप सबको मॉडल का बेस समझा दूँ ताकि मॉडल समझने में आसानी हो। रदरफोर्ड का मॉडल जो है उसमें थोड़ी डेरिवेशन थी, मैंने वो क्विट कर दी। किस लिए? क्योंकि आप मॉडल आसानी से समझ पाओ। अगर एक बार मॉडल समझ जाओगे तो आपको आसानी से पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा लेसन, ठीक है? तो हम आज बोर मॉडल स्टार्ट करते हैं। बोर का नाम क्या था? नील्स बोर। ठीक है। अब इसका अगर पूरा नाम बात करें तो वो था नील्स हेनरिक बोर। ठीक है। अब इसमें नील हेनरिक बोर है वो उसका मेन नाम है, जो एक बाकी का पार्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप इतना याद रख सकते हो, नील हेनरिक बोर, ज्यादातर नील्स बोर ही याद रखो। ठीक है। अब ये जो नील्स बोर था वो रदरफोर्ड के लाडो बोर पीछे, ठीक है। तो नील्स बोर जो था वो रदरफोर्ड के कांटेक्ट में था थोड़ा सा। ठीक है। तो जब रदरफोर्ड ने 1911 में नाभिक के मॉडल दिया, ठीक है, नाभिक के मॉडल दिया, तो नील्स बोर था वो इसके पास आ गया कि भाई मुझे तेरी प्रयोगशाला देखनी है, काम करना है वहां पे, मैं भी परमाणु के बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये बंदा जो था नील्स बोर वो 1912 में किसके पास गया? रदरफोर्ड के पास। क्यों गया? उसके पास थोड़े मतलब जानकारी थी, या फिर कह सकते हैं कि वो थोड़ा पहले से टच में था उसके, रदरफोर्ड के। ठीक है। ये बंदा किसके पास गया? रदरफोर्ड के 1912 में। अब ये जो रदरफोर्ड की थ्योरी थी वो तो प्रैक्टिकल थी, यानी प्रायोगिक थी। इसने प्रैक्टिकल किया था, वो सोने की पन्नी ली थी। पर जो ये नील्स बोर का जो है प्रोजेक्ट, वो थ्योरिकल है, यानी कि इसने प्रयोग नहीं किया, इसे बस थ्योरी के अनुसार बताया था, हमें पूरा मॉडल समझाने का प्रयास किया था। ठीक है। अब थ्योरी में इसने पहले क्या कहा? ये बोल रहे कि जे जे टॉमसन है, यानी जो रदरफोर्ड के भूतपूर्व गुरु हैं, उन्होंने तो माइनस का चार्ज बताया कि इलेक्ट्रॉन है और माइनस का चार्ज है। और जो रदरफोर्ड है वो क्या कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, यानी पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया। मतलब क्या हुआ? आयन दोनों है उपस्थित। इसका साफ साफ मतलब हुआ कि कूलाम का नियम लगा सकते हैं। ठीक है, कूलाम नियम। अब ये कूलाम का नियम है वो हमारे पहले लेसन में है, इसके लिए हम इसकी ज्यादा बात, ये पहले चैप्टर में, इसके लिए हम इसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है। अब ऐसा समझ लो कि जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं वहां पर कूलाम का नियम लगता है, ऑब्वियसली लगता है। ठीक है। चलो हम आगे इसकी बात करते हैं। आपको कहां तक समझ, ये तो मेन इंपॉर्टेंट है कि नील्स बोर वो रदरफोर्ड की प्रयोगशाला में कार्य करता है, वहां पे उसने थ्योरिकल दिया था, ना कि प्रैक्टिकल। ठीक है। चलो, अब जो नील्स बोर है वो क्या कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है। और ये दोनों कह रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के चक्कर लगा रहा है, लगातार चक्कर लगा रहा है, तो इससे त्वरण तो उत्पन्न होगा। ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज चक्कर लगा रहा है, पॉजिटिव चार्ज के चक्कर लगा रहा है। ठीक है। अब इसका मतलब त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण क्या होता है? आपने घर्षण नाम सुना होगा, घर्षण का ही एक रूप मान लो आप त्वरण है। त्वरण कैसे? आपके पास कोई कड़ा है, आपने उसे घुमाया, वो ऐसे गिरेगा। ऐसे क्यों गिरा? क्योंकि यहाँ पे त्वरण है, त्वरण के कारण ही ये कड़ा ऐसे गिरा है। ठीक है। चलो, अब ये बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका चक्कर लगा रहा है। और हमारे एक पहले की थ्योरी थी, वो कौन सी थी? क्लासिक वैद्युत चुंबकीय मॉडल, कह सकते हैं आप क्लासिक वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत मान लो। ठीक है। तो ये क्लासिक वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत था। अब नील्स बोर ने इसके दोनों सिद्धांत को पास में लिया अपने, यानी अपने पास लिया। पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यानी चक्कर लगा रहा है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के चक्कर लगा रहा है, या फिर कोई भी गोल में यानी सर्कल बना रहे, तो उसमें ये जो नेगेटिव चार्ज होगा उसकी त्वरण की प्रकृति अभिकेंद्रीय होगी। क्यों? कैसे होगी प्रकृति? अभिकेंद्रीय। ठीक है। अब इस अभिकेंद्रीय शब्द का मतलब क्या होता है?
अभिकेंद्री शब्द का मतलब होता है कि कोई वस्तु यहाँ पर है, वो घूम रही है। वो अपनी एक स्थान पर ना घूमकर सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगी, इस तरह से, ठीक है? अब इसी चीज़ को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय। और जिसकी त्वरण की प्रकृति क्या है? अभिकेंद्रीय। जैसे कि कड़ा बताया था मैंने वैसे ही, ठीक है? अब जो वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत की सेकंड थ्योरी थी, वो क्या कहती है? वो कहती है कि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में अगर चक्कर लगा रहे हैं, यानी इस तरह से गोल-गोल घूम रहे हैं, तो उसमें एक विकिरण उत्पन्न होगा, ठीक है? वैद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होगा। विकिरण का मतलब क्या है? मैं समझाता हूँ कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये लगातार यहाँ पे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, ठीक है? घूम रहा है। अब यहाँ पे एक एनर्जी छोड़ेगा, यहाँ पे एक एनर्जी छोड़ेगा, यहाँ पे एक एनर्जी छोड़ेगा और यहाँ पे भी एक एनर्जी छोड़ेगा। अब ये जो एनर्जी के टुकड़े हैं, ये जो छोड़ रहा है, उसे ही क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है? इस चीज को क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंग जो रिलीज हो रही है, ठीक है? यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब वो चक्कर लगा रहा है तो उसकी थोड़ी-सी एनर्जी बार-बार बाहर निकल रही है चक्कर लगाते समय, एक पैटर्न बन रहा है। जो एनर्जी निकल रही है उसका एक पैटर्न बन रहा है और उसी चीज को क्या कहते हैं? वो जो तरंग निकल रही है वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, ठीक है? चलो, अब ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है वो इलेक्ट्रॉन से निकल रही है। ऊर्जा किसकी जा रही है? इलेक्ट्रॉन की जा रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉन के पास पावर कम होगी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होगी। ठीक है? ये कौन कह रहा है? वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत कह रहा है। इलेक्ट्रॉन की पावर धीरे-धीरे कम होगी अगर वो चक्कर लगा रहा है और तरंग छोड़ रहा है तो। ठीक है? चलो, अब ये जो नील्स बोर है उसके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। ठीक है? अब ये जो नील्स बोर है वो थोड़ा क्वांटम सिद्धांत का थोड़ा-सा जानकार था। उसे क्वांटम सिद्धांत के बारे में पता था। अब ये क्वांटम सिद्धांत क्या होता है? क्वांटम सिद्धांत कहता है कि जो हमारी ऊर्जा होती है वो एक साथ नहीं मिलती। कोई छोटी-सी मटकी है, उसके आप बाल्टी भर के पानी नहीं डाल सकते, आपको कोई मोटर लगानी पड़ेगी, वरना पानी गिर जाएगा। वैसे ये क्वांटम सिद्धांत है। ये क्या कहता है कि ऊर्जा हमेशा पैकेट में मिलती है, ठीक है? ऊर्जा हमेशा कैसे मिलती है? पैकेट्स में मिलती है, एक साथ नहीं मिलती। कभी भी एक साथ ऊर्जा नहीं मिलती, वो पैकेट्स में मिलती है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, ठीक है? अब ये जो पैकेट्स हैं, उन्हीं को हम क्वांटा कहते हैं। ठीक है? क्योंकि ये क्वांटा का सिद्धांत है इसलिए क्वांटम सिद्धांत, समझ गए? इसी चीज़ को क्वांटा कहते हैं। अब ये जो क्वांटा है इसको हम एक और अलग नाम से जानेंगे जिसके आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसी चीज़ को फोटॉन कहते हैं। ठीक है? इसी चीज़ को फोटॉन कहते हैं और फोटॉन ही ये तरंग है। वैद्युत चुंबकीय तरंग ही फोटॉन है। ये थ्योरी किसने बताई थी? क्वांटम सिद्धांत ने। क्वांटम सिद्धांत के बारे में जानकारी किसको थी? नील्स बोर को। ठीक है? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत अपना है ना, उसकी बहुत ऐसा मान लो डीप बहुत है और जो नील्स बोर की थ्योरी में वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत ही काम कर रहा है अपना। ठीक है? अब मैं बताता हूँ कैसे। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है? अब नील्स बोर ने कहा कि हमारा जो वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत है, उस वो क्या कहता है कि ये जो आवृत्ति है इलेक्ट्रॉन की और ये जो ऊर्जा निकल रही है फोटॉन, वो बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे वो मैं बताता हूँ कि मान लो 1 सेकंड है। 1 सेकंड में ये कितने चक्कर लगा रहे हैं? मान लो 20 चक्कर लगा लिए। 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन जो है उसने 1 सेकंड में 20 चक्कर लगा लिए। किसके? प्रोटॉन के यानी नाभिक के 20 चक्कर लगा लिए, ठीक है? अब ये जो ऊर्जा है वो कैसे निकलेगी ये मैं बताता हूँ। ऊर्जा कभी भी एक तरफ से नहीं निकलेगी। मैंने बताया टुकड़ों में निकलेगी। वैसे ये इलेक्ट्रॉन घूमा, यहाँ पे एक ऊर्जा छोड़ दी, यहाँ पे एक ऊर्जा छोड़ दी, यहाँ पे एक तरंग छोड़ दी और यहाँ पे एक तरंग छोड़ दी। ये पहला पैटर्न। फिर से यहाँ पे एक तरंग छोड़ी, फिर से यहाँ पे एक तरंग छोड़ी, फिर से यहाँ पे जो है तरंग छोड़ी और फिर से यहाँ पे एक तरंग छोड़ी। ठीक है? जितनी बार ये घूमेगा ये पैटर्न बन रहा है। 4 तरंग जो छोड़ रहे हैं उसका एक पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न रिपीट होगा, बार-बार रिपीट होगा, बार-बार रिपीट होगा, जितने चक्कर 1 सेकंड में लगाएगा। इसी चीज़ को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है? इसी चीज़ को क्या कहते हैं? आवृत्ति। समझ गए? ये जो एक थ्योरी है वो इम्पोर्टेंट थ्योरी है कि ये जो
इलेक्ट्रॉन जितनी बार चक्कर लगाता है नाभिक के, उतनी ही ऊर्जा उत्सर्जित होती है, फोटोन उत्सर्जित होते हैं, पर फोटोन का पैटर्न होता है जो उतना ही होता है। यानी अगर 20 बार चक्कर लगाए तो इस टाइप के 20 पैटर्न उत्सर्जित होंगे। समझ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नील्स बोर बोल रहा है कि कोणीय संवेग नाम की चीज होती है। कोणीय संवेग, उसके बारे में बताता हूँ। कोणीय संवेग, एक काम करते हैं, पहले हम वेग के बारे में समझते हैं ताकि कोणीय संवेग को आसानी से समझा जा सके। कोणीय वेग मान लो, कोणीय वेग मान लो, ठीक है। अब ये जो कोणीय वेग अपना जो है वो क्या होता है, ये सर्कल है, ठीक है। अब ये 360 डिग्री का है, अपना कोणीय नाम आ गया, यानी 90 डिग्री वगैरह वैसा डिग्री में होगा, ये समझ रहे हो आप, ठीक है। 360 डिग्री, यहाँ पे मान लिया 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो घूम रहे हैं यहाँ पे, एक सेकेंड में ये इलेक्ट्रॉन 90 डिग्री पे था, अचानक से घूम के 45 डिग्री पर आ गया। इसी चीज को कोणीय संवेग कहते हैं, ठीक है। इसी चीज को क्या कहते हैं, कोणीय संवेग या फिर वेग। संवेग और वेग एक ही चीज है, बट अगर हम दूसरी चीजें अप्लाई कर दें, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो अगर हम इस चीज में अप्लाई कर दें तो संवेग बन जाता है। इसे हम एक बार कोणीय वेग ही समझेंगे, ठीक है। कोणीय वेग समझ में आ गया। चलो अब ये बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर कैसे जाएंगे। हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चक्कर लगाते हैं चारों ओर, अंत में जाके नाभिक के अंदर गिर जाते हैं। अब वो सर्पिल पथ में जाते हैं। सर्पिल पथ का मतलब क्या, स्प्रिंग देखी होगी आपने, सबने देखी होगी, वो स्प्रिंग ऐसे होती है, ठीक है। स्प्रिंग अपनी ऐसे होती है और इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही नाभिक में जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से गए, इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज चेंज होगी, चेंज होगी, क्योंकि ये अगर सर्कल और छोटा बना दूं मैं, पहले 90 डिग्री पर था, क्या बाद में 45 डिग्री पर रहेगा, नहीं रहेगा। एक सेकेंड बाद वो 180 डिग्री पर चला जाएगा या फिर 220 डिग्री पर चला जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा अपना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता जाता है, घूमता जाता है, घूमता जाता है, अंत में जाके नाभिक में गिर जाता है, ठीक है। अब इसमें कोणीय संवेग बदलेगा और ये जो बार बार आवृत्ति हो रही है उसमें भी परिवर्तन होगा। समझ गए? चलो अब हम एक टफेस्ट मॉडल का, यानी बोर मॉडल का थोड़ा टफ पार्ट है, उसका एक कर देख लेते हैं, बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। अब वो बेसिक क्या है, स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या फिर कह सकते हैं कि कोई दूसरा स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम अपने दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला स्पेक्ट्रम अपना कौन सा है, सतत स्पेक्ट्रम, सतत स्पेक्ट्रम, ठीक है, पहला सतत। और दूसरा एकक, ठीक है, एकक स्पेक्ट्रम। चलो अब ये एकक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, हाइड्रोजन जैसे छोटे तत्व है वो इस प्रकार का स्पेक्ट्रम बनाते हैं। इसका मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा एक या फिर दो या फिर तीन तरंगें ही होगी, इससे इनफ नहीं होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी उसमें तरंगे। और ये जो सतत स्पेक्ट्रम है उसमें सात के सात होंगे। समझ गए? चलो अब ये बेसिक हो गया अपना, किसका, स्पेक्ट्रम का थोड़ा सा बेसिक हो गया। अब हम असली मॉडल के पास बढ़ते हैं, ठीक है, रियल में। ये जो मैंने समझाया था वो बेसिक की नींव थी। पहले हमें ये समझना पड़ता है कि अगर अपने पूरी तरह से अगर मॉडल समझना है तो ये समझना पड़ेगा कि ये मॉडल बना कैसे, ठीक है। चलो नील बोर का मॉडल मुश्किल है, टफेस्ट है, ऐसे मान सकते हो, इसी के लिए मैंने इसका पूरा बेस करवाया। अब बेस के बाद हम मॉडल की तरफ बढ़ते हैं, वो बेस जब तक नहीं समझोगे मॉडल नहीं समझ में आएगा। अब हम वापस बढ़ते हैं नील्स बोर की रदरफोर्ड की प्रयोगशाला में, ठीक है। कब आया था, 1912 में। रदरफोर्ड की प्रयोगशाला में रहा, उसने ये सब जो मैंने बताए वो लिखित में अवेलेबल थे उसके पास, तो उसने पूरी जानकारी अपने पास एकत्रित कर ली। उसके बाद धीरे धीरे पॉजिटिव नेगेटिव साथ चार्ज में व्यस्त हो गया, ठीक है।
अब 1912 में उसने क्या किया, उसने बोला कि ये जो अपना वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत है, ठीक है, ये जो अपना वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत है वो केवल बड़े पैमाने पर कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटी चीजों के लिए कार्य नहीं करता। केवल किसके लिए कार्य करता है, बड़े चीजों के लिए। परमाणु एक छोटा कण है, बहुत ज्यादा छोटा, मैंने आपको बताया ही था। और ये जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है ये बहुत थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन से मान लो, यानी कि नाभिक से या फिर पूरे परमाणु से थोड़ी बड़ी चीजों के लिए कार्य करता है। ठीक है, ये बोल रहा है वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत है ये थोड़ा बड़ी चीजों के लिए कार्य करता है, इसीलिए हम इसका उपयोग तो परमाणु को नहीं समझने में नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने रदरफोर्ड का मॉडल प्लस में आधुनिक क्वांटम सिद्धांत को जोड़ दिया। ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल और आधुनिक क्वांटम सिद्धांत मैंने बताया था पीछे क्या है वो, उस चीज को और इस रदरफोर्ड के मॉडल को आपस में जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। इससे इसे 3 अभिग्रंथ प्राप्त हुए। अभिग्रंथ का मतलब क्या होता है, जब कोई वैज्ञानिक अपना कोई ऐसा मान लो उसने ऐसा समझा हो कि मैं ये दुनिया में पहले नहीं आई है, कि मैं लिख रहा हूँ पहली बार, तो उससे वो अपना अभिग्रंथ बता देता है। ठीक है, अभिग्रंथ बता देता है। चलो, अब इसके 3 अभिग्रंथ हैं नील्स बोर के अपने, तीनों के बारे में बताता हूँ। ये मत भूलना कि ये जो 3 अभिग्रहित थे वो किससे बने हुए थे, रदरफोर्ड का मॉडल था और प्लस में क्या था, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत था। ठीक है, क्योंकि उसने बोला कि वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत या फिर यांत्रिकी सिद्धांत कोई भी इसमें काम नहीं आने वाला, तो इसीलिए उसने क्या किया, रदरफोर्ड का मॉडल और क्वांटम सिद्धांत को आपस में जोड़ दिया। पहला अभिग्रहित उसका क्या था, एक बार लोड मत लो, एकदम आराम से समझो कि पहला सिद्धांत ये था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बार बार घूमते हैं, बार बार घूमते हैं, बार बार घूमते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमते रहे, अगर मान लो ये चौथी कक्षा में है इलेक्ट्रॉन, ये बार बार घूमते रहे, बार बार घूमते रहे, तो ये तो नष्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे। और ये बोल रहा है कि अगर जितनी छोटी चीज होगी वो उतनी कठोर होगी। ठीक है, जितनी छोटी चीज होगी वो उतनी कठोर होगी। अब ये तो चौथी लाइन में, यानी चौथे सर्कल में, उसके पास तो पहले ही एनर्जी कम है। अगर वो घूमता रहा तो उसके पास एनर्जी बचेगी नहीं, वो नाभिक में गिर ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए इसने कहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी अगर कक्षा में घूम रहे हैं ना, तो कोई भी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेंगे। ये इसका पहला मॉडल था। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, यानी कि मेरा कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कक्षा में ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो मॉडल था वो वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के ऑपोजिट था एकदम। वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत कह रहा है कि अगर गोल चक्कर में घूम रहा है और ऊर्जा उत्सर्जित करेगा वो 100% करेगा, लेकिन ये जो अपना नील्स बोर है वो कह रहा है नहीं करेगा। अगर वो अपनी कक्षा में है तो नहीं करेगा, वो ऊर्जा लेगा, सर्कल बनेगा। यानी कि अगर पवन चक्की है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ऊर्जा संरक्षण की। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, पवन चक्की वो घूम रही है, हवा से घूम रही है, एनर्जी रिलीज होगी, उसी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, यानी कि वैसे ही इलेक्ट्रॉन का ये है, वो घूम किस लिए रहा है, ताकि एनर्जी पा सके, एनर्जी पाके अगली कक्षा में जा सके। यानी आप एग्जाम दे रहे हो फिर अगली कक्षा में जा रहे हो, एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा, और वो पढ़ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा के एनर्जी इकट्ठी कर रहा है ताकि अगली कक्षा में वो जा सके। ठीक है, ये किस इसका पहला सिद्धांत था नील्स बोर का, जो कि वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के ऑपोजिट था। ये इसका पहला सिद्धांत था। अब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड अभिग्रहित की। जो नील्स बोर का दूसरा अभिग्रहित था वो इस कक्षा को परिभाषित कर देता है। परिभाषित का मतलब क्या हुआ कि ये कह रहा है कि ये दूसरा सिद्धांत कह रहा है कि ये कक्षा क्या होगी, कैसे होगी, इनकी परिधि वगैरह कुछ पता नहीं हमें, तो इसीलिए ज्ञात करने के लिए उसने एक सूत्र दिया। उसने बोला कि ये जो कक्षा होगी वो h/2 पाई के बराबर होगी, यानी h/2
2 पाई के बराबर होगी। ये कक्षा जो होगी ना, कोई सी भी कक्षा h अपॉन 2 पाई के बराबर होगी। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आए वो आप पर निर्भर करता है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक बार आप किताब पढ़ लोगे ना, मैं समझा दिया, मैंने पूरा पाठ समझा दिया। आप अगर एक बार अगर किताब पढ़ लोगे, आपको भले ही कुछ समझ में ना आए, अगर एक बार किताब पढ़ लोगे तो आपके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा, पूरा आराम से बैठ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये मैं आप ये क्लास देखने के बाद अपनी एक किताब का ये टॉपिक जरूर पढ़ना, बोर मॉडल का। पूरी तरीके से आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो, h अपॉन 2 पाई के बराबर होगी। अब ये h क्या है? 2 पाई तो आप समझ गए, सर्कल है, पाई है, ये तो समझ गए होगे आप। ठीक है, ये h क्या है? h है एक नियतांक, या फिर कह सकते हो एक जैसे कि रो है, रो सिंबल है, वो भी एक नियतांक है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव है किसी चीज का। ठीक है, अब ऐसे एज रिप्रेजेंटेटिव है, एच का मान कितना होता है? 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 34, 34 JS। 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल प्रति सेकेंड, या फिर जूल सेकेंड। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि पाई है उसको 2 से गुणा करो। ठीक है, और ये जो h है उससे भाग दे दो। ठीक है, h से भाग दे दो, जो आंसर आएगा वो कक्षा होगी। ठीक है, अब आप ये तो समझ गए होंगे कि ये जो है अगर हम बार बार करेंगे तो एक ही आंसर आने वाला है। इसीलिए उसने एक और चीज जोड़ी, वो क्या थी? एन। एन जोड़, एन का मान समझ गए होगे, मतलब एन का मतलब नंबर होता है। नंबर, यानी अगर हमें दूसरी कक्षा का मान ज्ञात करना है तो नंबर ऑफ सेकेंड क्लास। समझ गए? ठीक है, अब ये बोल रहा है कि h अपॉन 2 पाई आपको कक्षा का मान ज्ञात हो जाएगा। अब इससे तो केवल एक ही मान आएगा, इसलिए हम कक्षा भी साथ में जोड़ देंगे, तो ये एच वी बन जाएगा। एच वी इक्वल टू 2 एच अपॉन 2 पाई। ये 2 नहीं है, एन एच अपॉन 2 पाई है। ठीक है, एच वी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब ये एच वी कहां से आया? एक कोणीय संवेग है। यही टफेस्ट पार्ट है इस चीज का, नील्स बोर का टफेस्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आप सोच सकते हो आगे कितने टफेस्ट आएंगे। मैं आसानी से इसको समझाता हूँ कि एच वी है, यह कोणीय संवेग, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी तेजी से घूम रहा है और किस कक्षा में घूम रहा है और कितनी तेजी से घूम रहा है, वो एच वी होता है। और हमें यही ज्ञात करना है, कोणीय संवेग, कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, और ठीक है, एच वी कोणीय संवेग होगा। अब जो वी है उसकी जगह हो सकता है आपको कुछ और देखने को मिल जाए, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। वी का मतलब वेग ही होता है। वी का मतलब अपना वेग ही होता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, वी का वेग ही होता है। और हो सकता है यहाँ पे आपको कोई दूसरा वर्ड देखने को मिल जाए। किताब आप एक बार जरूर पढ़ना। ठीक है, ये एडवाइस है मेरी। ये कोणीय संवेग, ये नंबर ऑफ क्लास हो गई। नंबर ऑफ क्लास यानी कि पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। ये एच पे एच का मान आ जाएगा, उसको भाग देना है 2 पाई से, तो हमें क्या मिल जाएगी? कक्षा, और कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी रफ्तार कितनी है वो मिल जाएगी। ठीक है, ये इसका नील्स बोर का दूसरा अभिग्रहित था। अब जो तीसरा अभिग्रहित है वो आसान है। अगर आपको पहला अभिग्रहित समझ में आया हुआ है ना, तो तीसरा अभिग्रहित बहुत ज्यादा आसान है। नील्स बोर के अकॉर्डिंग, यानी नील्स बोर के अनुसार, जो तीसरा अभिग्रहित है, ये जो तीसरा अभिग्रहित है उसमें वो कह रहा है कि आपके पास एक गाड़ी है, या फिर आपने देखा होगा कि जो बाइक रेसर्स होते हैं, सर्कल में बाइक जो ड्राइव करते हैं, ठीक है, रेस में, वो जब मोड़ आता है तो उसकी एनर्जी लगती है, उसमें लगती है, तो वो एनर्जी है वो निकल जाती है बाहर। उसी एनर्जी के बारे में नील्स बोर बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चक्कर तो लगाते हैं, और चक्कर लगाते हैं सर्पिल अवस्था में, यानी ऐसे चक्कर लगाते हैं। अब ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास और ये तीसरी क्लास हो गई। ठीक है,
अब इस इलेक्ट्रॉन को पहली क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, जो वो कैसे प्राप्त करता है? घूमकर, नाभिक के चक्कर लगाकर वो एनर्जी प्राप्त करता है। और अगर उसके पास वो एनर्जी हो गई, पर्याप्त एनर्जी हो गई जो चाहिए उसे, इसका मतलब वो सेकेंड क्लास में जा सकता है। समझ गए? अब वो एनर्जी कितनी होगी, इसके लिए उसने एक सूत्र दिया था कि एफ आई माइनस एफ एफ। ठीक है, यहाँ पे ई भी कर सकते हो, एनर्जी भी मान सकते हो। ठीक है, ई आई माइनस ई एफ। ठीक है, आई क्या है, जो इसकी यहाँ पे मान लो 200 थी इसके पास एनर्जी, 200 होती नहीं है, इसे बहुत ज्यादा होती है। बट अगर एक बार मान लेते हैं कि यहाँ से पहली क्लास में इसके पास 200 एनर्जी थी, और जो दूसरी क्लास का गेट है उसको पार करने के लिए 180 की एनर्जी चाहिए होगी, तो ये 120 माइनस 180 हो जाएगा, यानी 20 की एनर्जी उसके पास सेकंड क्लास में रहेगी। समझ गए? उसके बाद फिर से वो एनर्जी एकत्र करेगा, उसके बाद वो थर्ड क्लास में जाएगा। इसी टाइप से उसका तीसरा अभिग्रहण था। तीसरा इस अभिग्रहण का मेन मोटिव क्या है? ई आई माइनस ई एफ, यही मेन मोटिव है थर्ड का, थर्ड अभिग्रहण का। ठीक है, चलो, ई एनर्जी है, आई का मतलब पहले में, और एफ का मतलब दूसरी में। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे नील्स बोर के अभिग्रहण पूरे हो जाते हैं। अब हम नील बोर की कमियां देखेंगे, मॉडल की कमियां क्या क्या थी। अब अपन नील्स बोर की कमियां देखते हैं। तो इसकी पहली सबसे बड़ी कमी थी, इसने ये जो तीन अभिग्रहण दिए हैं या पूरा मॉडल दिया है, वो केवल हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए ही है। यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर अगर हम हीलियम भी ले लेना तो वो उस पर काम नहीं करेगा। कक्षा का जो उसने मान बताया है, जो हमने इतनी देर किया था, जो कक्षा का मान ज्ञात करने के लिए, वो केवल हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए ही प्रयुक्त है। क्यों? क्योंकि उसमें नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, या कहूं एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक इकाई के लिए ही प्रयुक्त है। अगर हीलियम जैसे कि दो नाभिक, यानी मेरा मतलब दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें ये काम नहीं करेगा, केवल एक इकाई में ही काम करेगा। ठीक है, पहले इसकी क्या हो गई, यही कि हाइड्रोजन समपरमाणुओं के ही लिए ही लिए ही है। ये जो बोर मॉडल है वो केवल हाइड्रोजन समपरमाणुओं के लिए ही है। और दूसरा है स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का अगर हम प्रकीर्णन करवा के स्पेक्ट्रम करवाते हैं, तो लास्ट में हमें एक केवल सिंपल सीधी रेखा दिखती है, जिससे अलग अलग तरंगे निकलती है। और इस चीज को भी के नील्स बोर समझा नहीं पाया था। दूसरी क्या थी? ये फाइनल रिजल्ट को नहीं समझा पाया। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट को नहीं समझा पाया, यानी जो हाइड्रोजन है उसका स्पेक्ट्रम करवाएं अगर हम, तो लास्ट आखिर में हमें एक सफेद तरंग दिखाई देगी, और उस सफेद तरंग से अलग अलग तरंगे निकलती हुई प्रतीत होगी। और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये नहीं समझा पाया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं अभी, वो आसान है, सबसे आसान यही है। अब अगली वीडियो आएगी, वो हार्डेस्ट होगी, यानी मुश्किल होगी थोड़ी, आपको उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये अपनी क्लास थी, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बुक एक बार जरूर पढ़ लेना ये क्लास देखने के बाद। थैंक यू।